कि जो लिख करके दे दिया जाता है वही हमारे अभिभाषण के रूप में राज्यपाल महोदय पढ़ देते हैं। थोड़ा राज्यपाल महोदय को भी चाहिए कि अपनी आंखों से भी देखें। ये नरेंद्र मोदी जी है, वो किसी का नहीं भाई, चाहे सवर्ण लोग हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, दलित हो, केकरो न हो भाई वो प्रधानमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बजट सत्र का आज पहला दिन बिहार विधानमंडल में बजट सत्र की शुरुआत हो गई और उसके बाद कई तथ्यों पर बातचीत भी हुई। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कुछ सवालों के भी दौर जो हैं, अपनी बातें कहने के भी दौर शुरू हो गए। कुछ बातें हैं जो सदन से बाहर निकलते हुए वर्तमान विधायकों ने साझा किया है। हम चाहते हैं वो बातें आपसे सीधा रूबरू करवा दें। तो सुनिए, सबसे पहले हम भाई वीरेंद्र जो आरजेडी से विधायक हैं मनेर के, उनकी बात सुनवाते हैं, उनकी अभिव्यक्ति सुनवाते हैं। क्या चल रहा है फिल वक्त उनके जहन में, किस दर्द से वो अभी भी द्रवित हैं, सुनिए। देखिए, आप लोग भी हैं, आप लोग पत्रकार हैं और आप सभी जानते हैं कि सरकार जो लीक कर देती है वही महामहिम राज्यपाल महोदय उसको पढ़ने का काम करते हैं। जहां तक महिलाओं को सशक्तिकरण करने की मामला है, नीट छात्रा के साथ कोई न्याय नहीं मिला और महिलाओं के साथ न्याय नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों के साथ कोई रोजगार नहीं मिल रहा, केवल घोषणा है और घोषणा से सरकार ये चल रही है। और पता नहीं बिहार के लोग कब सोचेंगे। हमको तो लगता है कि इस बार बिहार के लोग काफी सोचे जरूर थे, लेकिन ईवीएम का जो खेला हुआ उसमें सबको आश्चर्यचकित कर दिया है, ईवीएम के खेला में। तो हमको लगता है कि बिहार सरकार को एक मिनट भी एनडीए सरकार को पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि न नौजवानों के बारे में सोचे, न बेरोजगारों के बारे में सोचे, न महिलाओं के बारे में सोचे, न किसानों के बारे में सोचे और न मजदूरों के बारे में सोचे, न आम आवाम के बारे में लोगों का सोचे। देखिए, धान अधिप्राप्ति का मामला चल रहा है और किसानों का धान बिचौलिया ले रहा है। अधिप्राप्ति में पैक्स को लेना चाहिए। सरकार टारगेट इतना कम फिक्स की है कि किसानों का अधिप्राप्ति का जो धान है, जो मूल्य सरकार तय करती है, उस मूल्य पर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए किसानों के साथ हमेशा। कल बिहार का बजट भी है, कल बजट होगा तो उस पर हम लोग बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। महिषी के विधायक हैं गौतम कृष्ण, आरजेडी के ही हैं, उनकी भी बातें हम सुनेंगे। उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि भाई जो लिख कर दिया जाता है महामहिम जी को, वही वो यहाँ व्यक्त करते हैं। कुछ बातें जो हैं, जो घोटाला योजना जो चल रहा है, इस पर भी करनी चाहिए थी। क्या कहना है, सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। बजट सेशन का आज अभिभाषण हो, लेकिन एक बात आप लोगों के बीच से मैं रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो लिख करके दे दिया जाता है वही हमारे अभिभाषण के रूप में राज्यपाल महोदय पढ़ देते हैं। थोड़ा राज्यपाल महोदय को भी चाहिए कि अपनी आंखों से भी देखें विधि व्यवस्था को, लोगों की समस्या को, भ्रष्टाचार को। मैं तो एक बात मैं चाह रहा था, लेकिन संसदीय जो परंपरा है, मर्यादा है, इस मर्यादा की वजह से मैं बोल नहीं पाया। अभी राज्यपाल का अभिभाषण था, फिर मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा कि सारी योजना का तो जिक्र हुआ, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण योजना का जिक्र ही नहीं हुआ। और मैं चाहता हूं आप सभी पत्रकार भाई और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सभी भाइयों को मैं कहता हूं, अगर हो सके तो गौतम कृष्ण की तरफ से आप लोग ये रखेंगे कि राज्यपाल महोदय के मुंह से एक महत्वपूर्ण योजना छूट गया है। पहले जहाज को जाने दीजिए, तब बढ़िया से बोलूँगा। बहुत महत्वपूर्ण योजना है सर, आप लोग गौर करेंगे। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना, इस बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, इनका भी जिक्र होना चाहिए। अगर राज्यपाल महोदय सरकार की उपलब्धियों को ही गिनाते हैं तो ये तो भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिहार में कभी और किसी सरकार में नहीं हुई। आज हम तो सभी पत्रकार भाइयों से भी कहेंगे, आप लोग भी अपना प्रत्यक्ष अनुभव, अगर लगता हो कि गौतम कृष्ण बाइस्ट होकर बोलता हो तो आप लोग भी इस पर गौर करेंगे। इस भ्रष्टाचार योजना में
ब्लॉक, अंचल, पुलिस, हॉस्पिटल, रोड, जल, पानी, नल, भैया कौन योजना नहीं छूटा हुआ है कि जहां देखिए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ही। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ इस बिहार में ये उपलब्धि किसकी है? माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है। 21 साल की उपलब्धि है। तो 21 साल की उपलब्धि वाली योजना का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था। इसलिए मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना का जिक्र होना चाहिए राज्यपाल के अभिभाषण में, जो नहीं हुआ। मुझे लगा ये कमी रह गई। वैसे विधायक जी आप भी पीडीओ रह चुके हैं, शासनकाल में रहे हैं, सवाल तो आप भी खड़े हो जाएंगे। तो सवाल तो मैं कर ही रहा हूं। मैं तो कहता हूं खाता, खेसरा, निजी जमीन सब कुछ आपको दे दूं क्या? आप जाके जांच कीजिए ना। अरे भैया कहता सांच को आँच कैसा? अगर मैं सही हूँ तो आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर जिस दिन गलत रह जाऊंगा उस दिन मेरे मुंह भी बंद हो जाएंगे। यूजीसी को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? स्टे लगा दो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब तो मान लिया सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है तो निश्चित रूप से कोर्ट के फैसला का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं जिन भी व्यक्ति के द्वारा मैं आपत्ति देखता हूं, मैं निष्पक्ष कहता हूं, मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूं। हमको लगता है कि अगर किसी को अगर हम संरक्षित, जैसे ये सारे कैमरा है, इस कैमरा को अगर हम यहाँ संरक्षित कर दिया ऐसे हाथ दे करके, तो क्या इसका मैं अवहेला कर दिया? क्या इसका अवहेला कर दिया क्या? मैं आप लोगों को पूछता हूँ। तो किसी खास वर्ग को अगर मैं ऐसे प्रोटेक्ट कर दिया, इसका मतलब नहीं है कि इसको मैं नजरअंदाज कर रहा हूं। इसलिए बड़े किसी भी सवर्ण जात के लोग जो भी विरोध कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा कलेजा रखना चाहिए। क्योंकि एक वर्ग को संरक्षित करके अगर उसके हौसला को अगर अफजाई किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। फिर लोगों तो अपने अपने चश्मा से, अपने अपने एंगल से नहीं होता है, चश्मा, जाति, धर्म, मजहब का चश्मा पहन करके लोग भैया क्या क्या बतियाते हैं, ये वो आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, उजाड़ देंगे। भैया ये नहीं, ये देश सबका है। अगर किसी कमजोर बच्चे को अगर हम लोग दूध ज़्यादा ऑफर कर देते हैं, क्या कहता है, उसको ज़्यादा हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम अपने दूसरे बच्चे को क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। इसका मतलब सीधे ये हुआ, अगर किसी का भरोसा जितना हो, आगे बढ़ाना हो, अगर उसको संरक्षित कर दिया तो इसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति तो नहीं है। लेकिन अगर उस पर लोग अपना राजनीतिक रूप देने के लिए, रंग देने के लिए, कुछ आदमी को नहीं होता है, चलो भैया इसमें पियर का नियल का कुर्ता चमका देते हैं। भैया क्या बात कहता है? अरे देश के मुद्दा पर, मानवता के मुद्दा पे, किसी को ऊंचा बढ़ाने के मुद्दा पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। विधानसभा में आपकी संख्या कम है, जो पक्ष सत्ताधारी जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो कहीं दबाव महसूस करेंगे? अच्छा सर एक बात बताइए, संख्या बल से क्या होता है? यहाँ कुश्ती होना है क्या विधानसभा में? ये विचारों की लड़ाई है, लोकतंत्र है, और ऐसे में बोलने वाला वैसे भी लोकतांत्रिक मर्यादा में एक के बाद एक को ही बोलने दिया जाता है। तो कुश्ती थोड़े हो रहा है कि इधर 25 है, इधर में 80 है, तो इधर चल कुश्ती में हरा देगा। भाई एक एक आदमी बोलते हैं, अगर आपके विचार, आपके मुद्दे, आपके सिस्टम के प्रति नाराजगी या सपोर्ट अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। और आप लोग भाई संख्या बल में कम नहीं है आप लोग। छात्रा का मामला अगर नहीं उठाया जाएगा तो हम लोग उसको विरोध करेंगे। क्या अंदर उठी थी नीट छात्रा के मामले? हाँ, हमारे एक सदस्य ने निश्चित रूप से नीट की छात्रा की ये बात को मांग रखा था। ये निश्चित रूप से, क्योंकि यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, विधि व्यवस्था का मुद्दा है, एक बहन की न्याय का मुद्दा है, इसको उन्होंने उठाया था। कल बिहार का भी बजट आने वाला है, उसको आप लोग कैसे? हम देखते हैं बिहार में, मैं कोसी कछार के इलाका से हूँ, तो मैं तो चाहूँगा वित्त मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कोसी के इलाका को, सीमांचल के इलाका पे विशेष ध्यान आपका होना चाहिए, क्योंकि बिहार में सबसे पिछड़े हुए इलाका में है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आईपी गुप्ता हैं, सहरसा से विधायक हैं, इनकी भी बातें जरूरी है। भाई सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ये। मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम रहा है, ये सारी चीज़ें कि बहुत सारे इनकम टैक्स के ऑफिसर्स जितने लोग थे, छोटी छोटी बातों को लेके वो हल्ला बनाते थे, वो हमारे ख्याल से एक सरकार के एक अच्छा कदम। सरकार का जो रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी होगा इससे। तो जब पकड़ा जाएंगे तब ना 30% बात वो नहीं है, बात है इतने सारे मामले हैं टैक्सेस के जो लंबित रहते हैं, जिसका बाद में कोर्ट जाते जाते वो सारे माफ़ हो जाते हैं, ट्रिब्यूनल तक जाते जाते माफ़ हो जाते हैं, सरकार को कुछ भी नहीं मिलता। इससे 30% आएगा और बाकी बहुत लोग इससे राहत हो जाएंगे और अपने एक जो इनकम टैक्स का भूत रहता है ना सवार लोगों पे, वो खत्म होगा, उससे कमी आएगी। नीट छात्रा मामला को कैसे देखते हैं? ये सीबीआई को जो ट्रांसफ़र किया गया है ना, ये सीबीआई को ट्रांसफ़र होने से ये
ये लगता है कि बिहार का पुलिस प्रशासन असक्षम है क्या? वो उद्भेदन नहीं कर सकता था क्या? ये बिहार पुलिस प्रशासन के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि उसको सीबीआई को ट्रांसफ़र करना पड़ा। सर, आरक्षण के मुद्दे पर आप लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं, क्या लग रहा है बजट सत्र में भी आवाज आपकी? नहीं, बिल्कुल, मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, डाला है, और पता नहीं ये लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन डाला। एक ये कि हमें बिहार सरकार ने एक संकल्प के साथ हमें आरक्षण देती है, दूसरे संकल्प के साथ हमें हटा लेती है, और उसके वजह से हमारे लाखों बच्चे का भविष्य गर्त में चला जाता है। मेरिट लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हुआ, हमारे बच्चियों को मेडिकल कॉलेज से निकाला गया, हमारे हज़ारों बच्चे जो क्वालिफाई कर गए थे TRE 3 में, BPSC में, बेल्टॉन में, पता नहीं कितने कितने में, सभी को निकाल दिया गर्दन पकड़ के। तो मैं 2 क्वेश्चन उठाने जा रहा हूँ विधानसभा में। इनका कहना है कि भाई नरेंद्र मोदी है वो किन्हीं के नहीं है, न अगड़े के न पिछड़े के। क्या कुछ कहना है, सुनवा रहे हैं आपको। UGCP मामले में जिस तरह से मुझे बड़ा खुशी हुआ कि ये जो सवर्ण लोग हैं ना, तेली और घांची तक आ गए, सब राष्ट्रभक्ति भूल गए, सब नरेंद्र मोदी का 36-56 इंची का सीना भूल गया, नरेंद्र मोदी का जूते चप्पल उनके फ़ोटो पे। मैं बहुत एंजॉय किया भाई इस सारे सीन को। नरेंद्र मोदी जी को भी पता चला सवर्ण क्या होते हैं, और सवर्णों को भी पता चला कि नरेंद्र मोदी कौन चीज़ है। पहले उनके संवेदना के खिलाफ में जातिगत जनगणना लाया, 3 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को यूपी में काटा, और अभी UGC ताकि बिहार का दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सके आदित्य जोगीनाथ, उसके लिए सारी कयावत नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। UGC के समर्थन में है। काय ने समर्थन रहेंगे? हमको लगता है कि उसमें जो कमियां थी वो सारे कमियों को और मजबूत पक्ष से UGC को लाना चाहिए, और हमको लगता है कि वही CGI जो UGC को कहा कि आप कानून बनाइए, और वही रोक भी लगा दिया। ये गजब है ना खेला। ये नरेंद्र मोदी जी है, वो किसी का नहीं भाई, चाहे सवर्ण लोग हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, दलित हो, केकरो न हो भाई वो प्रधानमंत्री। वो खाली अपना, वो जानता है नहीं केकरो न है, वो जानता है कि हम किसी जाति के वोट से थोड़े जीतते हैं। उसको मालूम है, उनको मालूम है कि फॉल्स नैरेटिव से, SIR में नाम काट के, है ना, EVM से, इन सारे चीज़ों से वो जीतते हैं। तो हमारे लिए चाहे सवर्ण हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, बैकवर्ड, केकरो लिए नहीं जीता है भाई, वो अपने लिए जी रहा है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। केकर विकास केकर साथ? अभी तक नहीं। तो सवर्ण के साथ हैं मोदी जी, दलित के साथ हैं, पिछड़ा के साथ हैं, लेकिन हमको बहुत मज़ा आया जब तेली घांची उनको बोलने लगे न सवर्ण लोग, और जूता चप्पल जो बरसाया है दोनों पर, भैया बड़ा एंजॉय किया मैं। तो इस तरह से तीनों जो विधायक हैं बाहर निकलने के बाद सीधा अपनी जो है अभिव्यक्ति जाहिर करती है। अब आज से शुरुआत हुई है, लगातार हम यहीं बने हुए हैं, हर दिन हर अद्यतन जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बस ये करना है कि चौकस भारत देखते रहना है। तो चलिए बने रहिए, हम और भी खबरों को समेट रहे हैं और बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप।